जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईफाई ई लर्निंग पर। तो जो पिछले कक्षाओं में हमने देखा था उसके आगे देखेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने 1600 ईस्वी से लेकर के हमने देखा था 1905 तक। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था। और इस विभाजन का जो ब्रिटिश विभाजित किए थे, एक बताए थे प्रशासन में सुविधा के लिए हम इस विभाजन को कर रहे थे, मगर वास्तविक कारण क्या था, डिवाइड एंड रूल, ये कारण था, वास्तविक कारण था। जबकि बताए क्या, हम प्रशासन में सुविधा असुविधा हो रहा, इसको सुविधा में बदलने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो ये है बंगाल विभाजन का उनका कंसेप्ट, मगर वास्तविक कंसेप्ट क्या है वो आप जानते रहिएगा। तो कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ब्रिटिश लोग इस तरह से भारत में व्यापार करने आते हैं, इस रास्ते से होकर आते हैं। यहाँ देखिए, केप ऑफ गुड होप होते हुए इस तरह से भारत आते हैं व्यापार करने। और इसमें भी आपको मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मोनोपोली, एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए। और ये शुरुआती दौर में यही सब व्यापार करने आते हैं। आज हम एक सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर देखिए अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, और ये समुद्र किनारे इस एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ, इसमें एक गदर आंदोलन हुआ था, गदर आंदोलन। और इसका जो संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना थे और एक लाला हरदयाल थे। तो ये दो आदमी थे, पहला इन्हीं को माना जाता है, फिर दूसरा अगर ये सोहन सिंह भाकना नहीं रहेगा तो हम लाला हरदयाल को टिक मारेंगे। तो गदर आंदोलन का जो जिक्र है हम आगे करने वाले हैं। फिर भी यहाँ पर आपको हम नक्शा आपको बता दिए, नक्शा हम जब बताएंगे तो उस समय नक्शा आपको नहीं दिखाया जाएगा। उस समय आपको यहीं पर याद रखना है कि यहीं पर सैन फ्रांसिस्को है, बस एक लोकेशन याद रखना है कि ये वाला जो एरिया है यहीं सैन फ्रांसिस्को है। आगे जब हम बताएंगे तो इसकी चर्चा होगी। तो यहाँ तक हमने देखा था कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1905 तक के घटना के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो हम बंगाल विभाजन को देख रहे थे। बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये बात भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार मिल जाएगा, इस पर बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका कारण क्या था, कारण बताया क्या गया था, प्रशासनिक सुविधा के लिए। वास्तविक कारण डिवाइड एंड रूल था। कब किया गया था, 1905 में 20 जुलाई को क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था उसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। और इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोग ने शोक दिवस मनाया और राखी बांधकर एक दूसरे से, जैसे कि बंगाल है पूरे, तो इन बंगाल को अंग्रेज़ों ने बांट दिया। तो यहाँ के जो निवासी पहले एक महसूस किया करते थे, एकता था इन दोनों में, हिंदू हो या फिर मुस्लिम, इन दोनों में जो एकता पहले से थी। अगर प्रशासनिक रूप से ये डिवाइड कर रहे हैं बंगाल को, अगर उसका हवाला देते हुए कि हम प्रशासनिक सुविधा हमें दिक्कत होता है, इसके लिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, ये राखी बांधकर ये दिखाना चाहते हैं अंग्रेज को कि देखो हम राखी बांधकर हम जो हैं आपस में एक हैं, इसी का संदेश ये देना चाहते हैं। और शोक इसलिए मना रहे हैं कि ये डिवीज़न कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर जो रिश्ता है उसको कमज़ोर ना करे, हिंदू मुस्लिम की जो भी एकता है या फिर इस एरिया में और इस एरिया में जो भी एकता है उसको कमज़ोर ना हो। इसलिए ये राखी दिवस भी मना रहे हैं एकता के लिए, और शोक दिवस इसलिए मना रहे हैं कि जो विभाजन हो गया इस शोक का ही एक प्रतीक है। तो यहाँ पर
हम चौथा पॉइंट लिखे हैं, ये बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन के रद्द के बारे में विस्तार से। जब कहानी आएगा तो उसमें उसको कंसेप्ट के रूप में आप समझ लेंगे आगे की क्लास में। अभी केवल ये याद रखिए कि 1911 में बंगाल का विभाजन हुआ। और ये जानते रहिएगा प्रथम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था ये 1905 में, जब से जैसे 1857 में प्रथम विद्रोह हुआ, उसके बाद यहाँ पर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। और 20 सालों तक क्या हुआ, 20 सालों तक 1905, इन 20 सालों तक नरमपंथी युग था। और इन नरमपंथी युग के बाद 20 साल बाद 1905 में बंगाल विभाजन जब हो जाता है, तो उसी दौरान सारे लोग विरोध करते हैं विदेशी वस्तुओं का, फॉरेन से जो भी विदेशी वस्तुओं का बाइकाट कर देते हैं, उन्हें बहिष्कार कर देते हैं। जब बहिष्कार कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अपना जो स्वदेश में जो भी चीज़ बनेगा उसी का जो चीज़ का उत्पादन किए उसी से वस्तु बनाए और उसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। ये स्वदेशी इसी को बोलते हैं ना, जो चीज़ अपना देश में हुआ उसी का इस्तेमाल करके अपना ज़रूरतों के पूरा करना है। जैसे कि अगर वस्त्र नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, जो कपास इंडिया में उपज होता है उसी का धागा बनाएंगे, उसी से जो कपड़ा बनेगा उसी का इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक उपयोग के लिए। तो ये है स्वदेशी आंदोलन, आपको ये ध्यान में रखना। केवल ये जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, प्रथम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इससे यूपीएससी और बीपीएससी ने काफ़ी बार इस पर प्रश्न बनाकर पूछा है कि प्रथम बहिष्कार आंदोलन कौन सा था, प्रथम स्वदेशी आंदोलन कौन था। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आगे बनता है। यूपीएससी ने भी इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनाया है, वो हम आज देखेंगे भी लास्ट में क्वेश्चन को। तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। और जब बंगाल विभाजन हो गया तो इसमें क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में जो संगठन थे, एक नरम दल थे, एक गरम दल थे, इस तरह का दल बना हुआ था। तो नरम दल वाले और गरम दल वाले में आपसी मतभेद होने लगा। किस बात को लेकर मतभेद हुआ कि आगे की जो भारत के जो आंदोलन है, इंडियन मूवमेंट को किस विचारधारा से बढ़ाई जाए, इस विचारधारा को लेकर, रणनीति को लेकर इन दोनों में विवाद होने लगा। और ये विवाद मैं बताऊं अगले साल और बढ़ गया। उसके अगले साल 1907 में इतना विवाद बढ़ा, सूरत वाले अधिवेशन में तो कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर जूता, चप्पल, लाठी, सारा चीज़, या कुर्सी, ये सारा चीज़ एक दूसरे पर फेंकने लगे। यहाँ तक कि जो यहाँ पर अध्यक्ष थे, इनके पास तक जूता और कुर्सी पहुँच गया। काफ़ी घुसा मुका, इस तरह से जो हुआ, एक दूसरे को मारे पीटे। और यहाँ पर जो है कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया, एक नरम दल कहलाए और एक गरम दल कहलाए। इस तरह से 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया प्रथम बार। और क्यों हो गया, क्योंकि किस रणनीति के साथ बढ़ा जाए, इस बात को लेकर आपसी मतभेद हो गया। तो जो नरम दल वाले थे उनका मत था कि हम कागजी कार्रवाई से ही, जिस तरह से पहले से तैयारी कर रहे हैं पिछले 20 साल से, उसी तरह से अगर बढ़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगा। जबकि यहाँ पर देखिए 1905 में जब 1905 में जब बंगाल विभाजन किए थे अंग्रेज, उसके बाद जब पहली बार सारे लोग एक संगठित होकर बंगाल विभाजन के विरोध में हड़ताल किए, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, तो उन्हें लगा कि ये जो पिछले 20 साल से हम जिस तरीका से हम स्वतंत्रता आंदोलन की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था
पर हमें बढ़ना चाहिए। तो इनका ये मत था कुछ गरम दल वाले लोगों का, जो पहले से इनका जो आइडियोलॉजी था उन पर वे चलना चाहते थे। और एक बार इस तरह की घटना हुआ 1905 में, तो उनका विश्वास और बढ़ गया। जबकि जो नरम दल वाले थे उनको लगता था कि हम कागजी कार्रवाई से ही अपना काम चलाएंगे और इसी से हम सफलता हासिल करेंगे। तो इसी मतभेद को लेकर अपना आपसी मतभेद हुआ, उसमें लड़ाई हो गया, एक दूसरे से विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसमें घूसा मुक्का, एक दूसरे पर चप्पल जूता फेंकना, इस तरह से काफ़ी कुर्सी से भी मार हुआ, एक दूसरे पर कुर्सी फेंक दिए। इस तरह से जो लोकसभा या राज्यसभा में कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है, तो उस तरह से यहाँ पर भी हो गया। तो इस बात में विभाजन हो गया, एक नरम दल बन गया, एक गरम दल बन गया। इस बात को जानिएगा। इसका रीजन कौन बना? तो 1905 वाली घटना, क्योंकि 1905 से पहले तो नॉर्मल इस तरह से चल ही रहा था, मगर 1905 में जब विभाजन हो गया बंगाल का, उसी का कारण बना। अगले साल तो छोड़ दिया 1906 में, मगर 1907 में जाके विभाजन हो गया। इस पर प्रश्न बनता है, इसीलिए इतना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब विभाजन हो गया, जैसे ये कांग्रेस है, कांग्रेस का दो खंड हो गया, एक नरम दल हो गया, एक गरम दल हो गया। अब ये बताइए, अगर कांग्रेस विभाजित हो रहा है तो क्या ब्रिटिश लोग इससे खुश होंगे या नाराज़ हो जाएंगे? इससे खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? कहेंगे जो संगठन हमारा विरोधी हुआ करता था, वो आपस में अपने आप ही खंडित हो गया, ये विभाजित हो गया, टूट गया, विवादित हो गया। तो इनको तो बहुत खुशी होगी कि भाई चलो ये संगठन जो था ये आपस में ही लड़कर ख़त्म होने वाला है। तो क्या करेंगे? देखिए, एक बात बताइए, ये नरम दल वाले अंग्रेज के लिए ज़्यादा खतरा पैदा करते थे या फिर गरम दल वाले? नरम दल वाले तो ये तो केवल कागजी दया याचिका ज्ञापन एप्लीकेशन इन पर विश्वास करते थे। ये नरम दल वाले तो अंग्रेज के लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं थे, कोई भी इनके लिए खतरा नहीं था। मेन जो खतरा था ये गरम दल वाले ही थे, जो कभी धरना प्रदर्शन हड़ताल, अंग्रेजी विदेशी वस्तु का बाइकाट करना, उसको बहिष्कार कर देना, स्वदेशी का अपनाने पर जोर देना, इस तरह के जब मूवमेंट करेंगे तो विदेश से आने वाले वस्तुओं का क्या होगा? व्यापारिक घाटा होगा, और अंग्रेज़ों को या फिर जो भी विदेशी है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी जो रणनीति थी, इससे काफ़ी अंग्रेज़ों को नुकसान होता था, मगर इसकी जो रणनीति थी इससे कोई नुकसान उतना नहीं होता था। और ब्रिटिश लोग अब क्या किए, जब ये कांग्रेस आपस में विभाजित हो गए, तो इन गरम दल वालों का काफ़ी जमकर तोड़ाई शुरू कर दिए, काफ़ी इनकी पिटाई की है, मतलब पूरा किसी को जेल भेज दिए, किसी को काफ़ी डंडे से पिटाई किए, काफ़ी तोड़े इनको। आपसी जो एकता था इसका, कहीं एकता, सारे को पीट के किसी को जेल में इधर भेज दिए, किसी को इधर भेज दिए, काफ़ी तोड़ाई हो गई है इसको। तो हो गया क्या, जब 1907 में जैसे ही 1907 में ये अलग होते हैं, अपना काम अंग्रेज़ चालू कर देता है। 1907 से ही लास्ट में अधिवेशन होता है, उसी के बाद काम चालू कर देते था। काम चालू होता है कि अंग्रेज़ क्या करते हैं, इन गरम दल वाले को काफ़ी पिटाई करते हैं, जेल भेजते हैं या फिर सजा देते हैं, दमन चालू कर देते हैं, इनका दमन काफ़ी जमकर दमन करते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। देखिए, कुछ जो नरम दल के नेता थे, उन नेताओं का नाम भी कभी कभी आ जाता है। तो नरम दल में एक नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के नेता की गिनती में आते थे। और एक थे गरम दल में मुख्यतः आप पहले जानते होंगे लाल, बाल और पाल, और एक अरविंद घोष थे। अरविंद घोष भी काफ़ी गरम दल में सक्रिय रहा करते थे। तो इसमें लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। मैं एक बात बताऊं,
इन गरम दल वाले की अंग्रेज ने इतनी तोड़ाई की कि तो किन्हीं को तो ईश्वर के दर्शन तक हो गए और कोई तो दार्शनिक बन गया, किसी को कृष्ण के दर्शन हो गए। और बाल गंगाधर तिलक के मैं बताऊं, इन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट की क्लियर हो जाए इसलिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। उस बात को आप कुछ बात को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो इसलिए मैं कुछ शब्दों का सहारा लूँगा। तो इस बात को समझते रहिएगा। तो मैंने क्या बताया, गरम दल वाले को ब्रिटिश लोग काफ़ी तोड़ाई किए और इनकी जब तोड़ाई हुई तो कुछ लोगों को ईश्वर के दर्शन हो गए। बाल गंगाधर तिलक ने तो गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया, बाल गंगाधर तिलक को। अरविंद घोष को तो कृष्ण जी का दर्शन हो गया और ये दार्शनिक बन गए। और ये पांडिचेरी प्रस्थान कर गए और सबको भी यहाँ से अपना स्थान छोड़ना पड़ गया। अंग्रेज़ों का दमन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन लोगों पर हुआ। जब जो कि अब नरम दल अलग हो गए और गरम दल अलग हो गए, तो अब गरम दल वालों को दमन करना अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी आसान हो गया। इससे जो केवल गरम दल वाले थे उन्हें केवल इस तरह से दमन किया गया कि ये लोग आपस में एकता जो बना के रखते थे, गरम दल वाले नरम दल, अब इनकी एकता ही नहीं रही। कोई बिखर गए सारे, कोई किसी को किधर भेज दिया, कभी किसी को किधर भेज दिया, किसी ने यहाँ से निकल लिया, किसी ने भाग गया, दूसरी जगह प्रस्थान कर लिया। इस तरह की घटना होने लगी। तो क्या हुआ, 1908 के बाद एकदम निष्क्रिय पड़ गया आंदोलन, एकदम निष्क्रिय पड़ गया। जब इस दौरान निष्क्रिय पड़ गया 8 से लेकर लगभग 13 तक, उसके बाद पुनः उभार दिखेगा आंदोलन में। कब दिखेगा? फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में, जब अंग्रेज़ दूसरे युद्ध में बिजी हो जाएंगे और उनके सैनिक काफ़ी युद्ध में बिजी हो जाएंगे, तब समस्या में घिरेंगे। तब भारतीय लोग और बाहर से जितने भी बाहर में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ लोग हैं वहाँ पर अगर भारतीय हैं तो उनका विरोध करना शुरू करेंगे। तो देखिए एक बात क्या होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम पहले देखते चलते, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है। तो पहले देखिए, अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, ये हमने देखा। दिसंबर 1905 में क्या हुआ? दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बात आपको याद रखना है कि कांग्रेस के जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। और 1906 में क्या हुआ? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष इसमें दादा भाई नौरोजी। मेन जो आपको याद रखना है 1907 वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी घोष थे। यहाँ पर हमने बोस और घोष दोनों लिख दिया, केवल इन्हीं का नाम घोष है। एक पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो ये बोस नहीं है, ये घोष हैं, याद रखिएगा। रास बिहारी घोष, इसकी अध्यक्षता में सूरत में अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का। इसी की अध्यक्षता में प्रमुख घटना क्या हुआ 1907 में? प्रमुख घटना ये हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस का विभाजन भी कितने हिस्सों में हुआ? 2 हिस्सों में हुआ। एक नरम दल बन गया, एक नरम दल, और दूसरा गरम दल। यानी कि इसको नरम पंथी बोल लीजिए, इसको गरम पंथी बोल लीजिए, इस तरह से भी बोल लीजिए। अभी हमने बताया, समझाया। तो चलिए 1907 तक तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगले साल से क्या हो जाएगा? गरम पंथियों का अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग दमन करना चालू करेंगे। तो इसमें 3 नाम आप प्रमुखता से जानते हैं, लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष। अन्य भी स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय, मगर इनका नाम ज़्यादा प्रमुख होकर सामने आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर लिखा है 6 वर्ष का कैद, मांडले जेल इनको भेज दिया था। ये जो इधर आप जैसे बनाते हैं इंडिया, तो यहाँ पर अब बांग्लादेश है, तो आगे अब जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो म्यांमार मिलेगा। तो ये बर्मा जो था, बर्मा, पहले म्यांमार को बर्मा बोला जाता था, तो म्यांमार
में ही एक जेल था, मांडले जेल में इन तिलक जी को यहाँ से लगभग यहाँ से भारत से उठा कर यहाँ पर जेल भेज दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जेल में ही हमने कहा ना अभी, किसी को तिलक जी को गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहीं पर गीता रहस्य नाम का, ये देखिए, गीता रहस्य नाम का इन्होंने एक किताब लिखा। और कभी प्रश्न में आता है, ये बराबर कभी कभी इतिहास में पूछा जाता है, गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? तो अब किसने की? ये किताब है, गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष ये पांडिचेरी की ओर प्रस्थान कर गए और इन्हें कृष्ण का दर्शन हो गया। ये दार्शनिक बन गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लगभग जो जेल गए उनकी काफ़ी तोड़ाई हुई, उनकी काफ़ी इस तरह से दमन, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इसकी दमन किया। तो जितने भी लोग थे, सारा लोग जेल में अगर गए तो वहाँ पर उनका कहीं ना कहीं आंदोलन से दूर होकर कुछ अपना अलग जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे अपना अलग हो गए। किसी ने कोई आदमी दार्शनिक बन गया, किसी ने रचना करके फिर से, तिलक जी तो फिर से रचना करके इंडियन मूवमेंट में जुड़ जाते हैं। इस तरह की घटना हो रही थी उस समय। तो हुआ क्या, 1908 के बाद जब आंदोलन निष्क्रिय पड़ गया, तब देखिए, चूँकि कांग्रेस एक संगठन था जो भारत का नेतृत्व कर रहा था, आज़ादी का मूवमेंट चला रहा था, इंडियन मूवमेंट। अगर इसमें 1907 में अगर विभाजन हो रहा है तो, और गरम दल को अगर ब्रिटिश लोग काफ़ी पीट कर इसको शांत कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये लगेगा कि नेशनल मूवमेंट कुछ ठंडा पड़ गया, निष्क्रिय, पैसिव फेज। अब पैसिव फेज मतलब निष्क्रिय चरण। यहाँ तक तो एक्टिव था, कांग्रेस विभाजन से पूर्व एक्टिव था, और उसके बाद क्या दिख रहा है, पैसिव दिखने लगा। तो युवा पीढ़ी लोग जो होंगे क्या करेंगे? युवा पीढ़ी लोग इस चीज़ को जब देखेंगे तो हताश होंगे, निराश होंगे। जब ये हताश और निराश होंगे तो क्या करेंगे? ये क्रांतिकारी लोग, युवा लोग क्या होते हैं? क्रांतिकारी होते हैं। ये क्रांतिकारी लोग अपना जो रास्ता होता है वो अख्तियार करेंगे, तब हिंसा की सहारा लेंगे, कोई हिंसा करेंगे, कोई बम पिस्तौल इस तरह की जब घटना का अंजाम देंगे युवा पीढ़ी। और ये क्यों कर रहे हैं? जब कोई ब्रिटिश किसी इंडियन को पीट रहे हैं या फिर फांसी दे रहे हैं, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप युवा पीढ़ी इस तरह की सहारा लेंगे, हिंसा करेंगे। ये लोग आंदोलन वगैरह नहीं करते थे, ये लोग बम पिस्तौल हिंसा कर दिए, किसी अंग्रेज़ को देखे तो उसे बम से मार दिए या फिर गोली से मार दिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ भारतीयों को काफ़ी परेशान करते थे। तो ये था इनका कंसेप्ट, और ये था कांग्रेस का कंसेप्ट। कुछ लोग गरम दल वाले आंदोलन में विश्वास करते थे, तो कुछ नरम दल वाले कागजी कार्रवाई में विश्वास करते थे। तो ये था। तो हमने समझ लिया 1908 में क्या हुआ, गरम पंथियों का दमन हुआ। इसमें से एक बाल और एक अरविंद घोष की कहानी हमने सीखा। और यहाँ पर देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्यों हो रहा है? क्रांतिकारी कौन होते हैं? युवा लोग होते हैं। अब युवा लोग क्यों होते हैं, क्रांतिकारी का उदय हो रहा है, इस बात को भी आप जानते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रहा था, और कांग्रेस का हो गया विभाजन, तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला तो यहाँ पर निष्क्रिय हो गया, इसीलिए इसको निष्क्रिय चरण कहते हैं। जबकि इसी निष्क्रिय चरण में युवा लोग काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और हताश होकर देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो हम देश की मूवमेंट में अपना भी योगदान दें। इसी वजह से युवा लोग इसमें काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। फिर से पुनः उभार दिखता है। कब दिखता है? ये 1913 के अंतिम में और 1914 के शुरुआती दौर में, क्योंकि इस दौरान 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय होता है और अंग्रेज़ लोग बिजी हो जाते हैं युद्ध में। देखिए, हम
किसी भी शत्रु पर, जैसे हमारा शत्रु उस समय ब्रिटिश हुआ करता था, हम ब्रिटिश पर कब अटैक कर सकते थे? जब ये कोई मुसीबत में घिर जाए या फिर इसका कोई ऐसा परिस्थिति बने जब ये कमज़ोर हो जाए, इस तरह के कुछ स्थिति बनेगा तभी हम इस पर आक्रमण कर सकते थे। तो वही स्थिति हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब ये लोग युद्ध में घिर गए, युद्ध में चले गए तो काफ़ी सैनिकों को इसने ले गए थे। तो इनकी सैनिक क्षमता कुछ पहले की तुलना में तो कम हुई, उसके बाद आर्थिक क्षमता थोड़ी पहले की तुलना में कम हुई। तो जब इनका दिमाग और इसका उद्देश्य भटकाव हुआ, तब भारतीय लोग और भी जहाँ जहाँ भारतीय लोग थे बसे हुए, इंडिया के लोग, कुछ लोग बाहर भी थे, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग हुआ करते थे उनका विरोध करना चालू किए, आंदोलन करना चालू किए, संगठन बनाकर सारे भारतीय ब्रिटिश जहाँ जहाँ हुआ करते उसका विरोध करते थे। तो उसी में से एक जगह था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक जगह सैन फ्रांसिस्को। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि ये अमेरिका है, इस तरह से मान लीजिए ये अमेरिका है, ये मैक्सिको हो गया, ये अमेरिका हो गया आपका। इसी के पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पश्चिमी भाग में अमेरिका यहाँ पर स्थित है, तो इसी को सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। तो चलिए हम आपको एक नक्शा में दिखा देते हैं अमेरिका, ताकि आपका स्पष्ट विजन बना रहेगा उससे देख लेने पर। देखिए ये है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहीं पर अब आप समझ पाएंगे ये है आपका, इस वाले एरिया में ही सैन फ्रांसिस्को है। और यहाँ पर कुछ ब्रिटिश लोग भी हुआ करते थे, ये यूनाइटेड किंगडम है आपका, यूरोप का कंट्री है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है, यहाँ पर कुछ ब्रिटिश लोग हुआ करते थे और कुछ भारतीय लोग भी भारत से बाहर यहाँ पर रहते थे। तो यहीं पर एक गदर पार्टी, गदर आंदोलन की शुरुआत होता है। आंदोलन, इस गदर आंदोलन का नेतृत्व जो है दो लोग कर रहे थे। पहला था सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, इसका हमने लिखा है स्लाइड में देख लीजिएगा। और दूसरा है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ये दो लोग ऐसे थे जो गदर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ये गदर पार्टी में क्या किए, सारे भारतीय मिल गए यहाँ पर, जहाँ अब चूँकि 1913 में ये घटना हो रही है, आप ध्यान में यह रखिएगा, ये 1913 की घटना है। 1913, ये 1913 में क्या है, 1913 में भी लास्ट में 1 नवंबर 1913 की इस तरह की घटना हो रहा है। गदर आंदोलन का संगठन बनाकर अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा है। इसमें सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ये शामिल थे। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूर्वी भाग है अमेरिका का, यह पश्चिमी भाग है। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। और गदर आंदोलन किस लिए था, अंग्रेज, सारे भारतीय एक संगठित होकर अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। और ब्रिटिश लोगों का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसी समय अब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है, अंग्रेज लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तब हम भारतीय ब्रिटिश पर हमला बोलेंगे। तो ये है कंसेप्ट, समझते रहिएगा। तो आगे हम देखते हैं। ये आपने अभी समझ लिया कि कैसे यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की कहानी, गदर आंदोलन 1913, गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। और किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हो जाता है, ब्रिटिश लोग प्रथम वर्ल्ड वार में बिजी हो जाएंगे, उसी समय इंडिया में भी मूवमेंट चलेगा और कुछ भारत के बाहर भी चलेगा। जैसे भारत के एक बाहर चला ना अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, वैसे ही अफ़गानिस्तान में भी चलेगा। तो आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले क्रांतिकारी की चर्चा हमने की, उसको देख लेते हैं, फिर अमेरिका में जहाँ जहाँ क्रांति हुआ उसको भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं।
ये देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। क्रांतिकारी का आंदोलन का उदय कब होगा? जब राष्ट्रीय आंदोलन निष्क्रिय पड़ेगा। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस लोग कर रहे थे। जब कांग्रेस लोग आपस में विभाजित हो जाएंगे लड़ झगड़ कर, तब ये लोग विभाजित हो जाएंगे तो कांग्रेस का नेतृत्व धीमा पड़ जाएगा, निष्क्रिय चरण में आ जाएगा। तब युवा लोग क्या करेंगे? क्रांतिकारी शुरू करेंगे। तो यही लिखा है क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हो जाता है। कब होता है? 1908 के बाद हो जाता है, क्योंकि इस समय अंग्रेज ने गरम दल का दमन करना शुरू कर दिए थे। ये देखिए गरम पंथियों का दमन शुरू हुआ, उसमें बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों का जेल, मांडले बर्मा में जेल मिला था, गीता रहस्य की किताब की रचना की, और अरविंद घोष जो थे पांडिचेरी की ओर प्रस्थान कर गए और ये दार्शनिक बन गए। तो ये तो था 1908 के बाद 1913 तक के निष्क्रिय चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण था, और इसी में ये क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होता है। 1913 के बाद क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 से पहले, उसके दौरान यहाँ पर फिर से हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध, माने कि 1914 से 18 तक जो चला, प्रथम विश्व युद्ध से पहले व उसके दौरान क्या हुआ, उसके पहले और उसके दौरान। तो 1908 से निष्क्रिय पड़े राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः उभार इस दौरान दिखेगा। अब उभार इसलिए दिखेगा कि ब्रिटिश लोग अब बिजी हो जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और इनका जो सैनिक है या फिर इनका ध्यान जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर चला जाएगा, और भारत पर शासन थोड़ा सा, भारत के शासन में थोड़ा सा ढील मिलेगा पहले की तुलना में। तो इसी का फ़ायदा उठाकर भारतीय लोग अब अंग्रेज का विरोध करेंगे। तो कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो हमने देखा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को वाला जो जगह था गदर आंदोलन, और दूसरा है अफगानिस्तान में, और कुछ आंदोलन भारत में भी चलेगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ आइए, ये देखिए कि उत्तरी अमेरिका में जो अभी हमने चर्चा किया, सैन फ्रांसिस्को वाला जी ये अमेरिका है, ये अमेरिका मान लीजिए इस तरह से, ये इस वाले एरिया में जो है यहाँ पर मैक्सिको है, ये अमेरिका अगर है आपको, तो ये जो मैक्सिको पश्चिमी भाग है अमेरिका का वही वाला है। उत्तरी अमेरिका बोलता है इसको, नॉर्थ अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका, इस तरह से आपका नक्शा में बना रहेगा। इस तरह से ये नक्शा इस तरह से कुछ रहता है। तो सैन फ्रांसिस्को में समय कब था, कब से था? समय 1 नवंबर 1913 का समय है। आंदोलन का नाम क्या है? गदर आंदोलन। इसका मुख्य नेता का नाम क्या है? सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। यहाँ पर हमने 1 और 2 चीज़ लिखा है। तो इसमें अगर गदर आंदोलन आ गया, अगर ऑप्शन में गदर आंदोलन से संबंधित नेता का नाम बताएं, या स्थापित करने वाले आंदोलन का नेता का नाम बताएं, या अहम योगदान देने वाले नेता का नाम बताएं गदर आंदोलन से संबंधित, तो आप पहला टिक मारेंगे सोहन सिंह भाखना। अगर ये नहीं रहेगा तब हम मारेंगे लाला हरदयाल। अगर दोनों दिया रहेगा तो हम पहला ऑप्शन को टिक करेंगे सोहन सिंह भाखना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा घटना जो हो रहा है अफ़गानिस्तान, यहाँ काबुल जो है, काबुल अफ़गानिस्तान के काबुल राजधानी भी है अभी। तो समय 1915 के समय, देखिए ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले ही अथी हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लगभग 1918 के बीच में चला। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइमिंग है। और ये कब हो रहा है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है 1 साल बाद 1915 में अफ़गानिस्तान के काबुल में भारत के बाहर भारत की पहली अस्थाई सरकार, मतलब अस्थाई सरकार तो नहीं बन पाई, अस्थाई सरकार बनाने का प्रयास किया। किसने किया? इसका नेता था राजा महेंद्र प्रताप, जो एक राष्ट्रपति बने। अब उस जैसे अस्थाई सरकार का राष्ट्रपति बन गए, और उसके एक सहयोगी थे बरकतुल्लाह, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये उनके सहयोगी बने, किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। तो प्रथम यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर लिखिए, भारत के बाहर पहली अस्थाई सरकार। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये जो इंडिया है, अपना इंडिया, इधर बंगाल है, यहाँ म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया वगैरह, यहीं पर एक सिंगापुर है। तो पहली अस्थाई सरकार सुभाष चंद्र बोस भी बनाए थे, सॉरी पहली नहीं, मगर सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर में अस्थाई सरकार का निर्माण किए थे। मगर उससे पहले अस्थाई सरकार का निर्माण भारत से बाहर यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान में हो चुका था।
तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये पहली अस्थाई सरकार है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर में अस्थाई सरकार का निर्माण किए थे, मगर वो पहली नहीं था। भारत के बाहर ये पहली नहीं था, क्योंकि भारत के बाहर अफगानिस्तान में इस तरह का घटना का अंजाम हो चुका था। तो ये बात भी आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में क्या गतिविधि चल रहा था। भारत में जो था समय, देखिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं 1914 से लेके 1918 के बीच क्या चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, और इसमें काफ़ी लोग, अंग्रेज लोग बिजी हैं, और काफ़ी अपना जो ध्यान इंडिया पर जो था पहले की तुलना में थोड़ा इनका ध्यान कम हो गया, प्रशासनिक दृष्टि से थोड़ा ढील मिला है इनको। तो यह क्या करेंगे, जो बाल गंगाधर तिलक जो थे 6 वर्ष के जेल के सज़ा काटने के बाद जब पुनः आते हैं इंडिया में, तो ये होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। इसके नेता 2 आदमी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए होम रूल लीग से 2 नेता जुड़े थे। पहला जो था, पहले शुरू किए थे अप्रैल माह में तिलक जी शुरू किए थे। बाद में एनी बेसेंट भी होम रूल लीग की शुरुआत की थी सितंबर में। ये इंडियन लेडीज़ नहीं थी, ये आयरलैंड से आई थी, और ये आयरलैंड से आने के कारण इसको आयरिश लेडीज़ कहा जाता था। चूँकि भारत में होम रूल लीग का आंदोलन, होम रूल लीग का मतलब क्या होता है, होम मतलब होता है घर, रूल मतलब शासन, माने घर के शासन, माने स्वशासन बोल लीजिए, संक्षेप में बोलना होगा तो आपको। स्वशासन के लिए ये सारे लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें अपना देश में खुद का एक शासन बनाना होगा, एक बेहतर शासन, अंग्रेज़ों द्वारा शोषित शासन से मुक्ति पाना है, और अपना एक स्वशासन चाहिए जिसमें ये मुक्ति से हम इस शोषण से मुक्ति पा सकें। इस तरह के व्यवस्था के लिए ये मांग कर रहे थे। तो वही व्यवस्था के स्वशासन का कंसेप्ट इस आयरिश लेडी ने, एनी बेसेंट ने भी शुरू किया। कब किया? सितंबर माह में किया। देखिए ये विदेशी महिला भारत में आकर स्वशासन की मांग कर रहे हैं। और मैं बताऊं, उस समय ये एनी बेसेंट काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। क्यों पॉपुलर हो गई थी भाई? विदेशी होने के बावजूद भारतीय के लिए, स्वशासन के लिए आंदोलन कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है, इंडियन को जागरूक कर रही है कि तुम अपना अधिकार लो, इस तरह से तुम्हारा स्वशासन पर अपना अधिकार होना चाहिए। तो जो काम भारतीय लोग कर रहे तो वो तो समझ में आता है, जब विदेशी लोग भी भारतीय की मदद करेंगे तो ये काफ़ी पॉपुलर होंगे, इस तरह के न्यूज़ काफ़ी खबर में आएगी। और इतना पॉपुलर हो गई एनी बेसेंट, इतना पॉपुलर हो गई, यकीन मानिए अगले साल ही, ये कब का टाइमिंग है? देखिए ये टाइमिंग है 1916 का। 1916 के अगले साल क्या होता है? 1917। ये 1917 में इसे कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम आयरिश महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। इस तरह से भी प्रश्न आता है, तो लिखिएगा प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। आगे एक आएगा आपको, प्रथम विदेशी महिला तो हो गया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस का? उस तरह का भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे है। तो अभी ये केवल जानते रहिएगा कि एनी बेसेंट जो आयरिश में महिला लेडीज़ थी, सितंबर में ये भी होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी, और तिलक जी भी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। मगर पहले तिलक जी शुरू किए, और अप्रैल में शुरू किया, ये सितंबर में शुरू की होम रूल लीग, मतलब स्वशासन। होम मतलब घर, रूल मतलब शासन। स्वशासन के लिए ये सब आंदोलन कर रहे थे। ये तो हो गया यहाँ तक की कहानी। 1916 तक की हमने कहानी देख लिया। तो जो चीज़, कुछ चीज़ हमने पीछे छोड़ दिया था, उस चीज़ को पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 1916 के बाद। तो देखिए ये है 1906, और इस समय मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। और कहाँ होता है? ढाका में होता है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी हम अभी देखेंगे। और मुस्लिम लीग के संस्थापक नेता का नाम क्या था? नवाब सलीमुल्लाह खान।
और दूसरा हमने लिखा आगा खां तृतीया। अगर पहला नहीं है तब हम दूसरा को टिक करेंगे आगा खां तृतीया को, अगर पहला है तो पहला को ही मारेंगे। ये संस्थापक थे मुस्लिम लीग, ये स्थापना में इनका काफ़ी योगदान था, ये संस्थापक नेता थे, इसीलिए इसका नाम याद रखना है। ये क्यों नाम याद रखना है, क्यों इम्पोर्टेंट है मुस्लिम लीग, इसको भी हम समझ लेते हैं। और देखिए ये है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इसमें दो नाम है, एक मार्ले है दूसरा मिंटो है। पहला नाम जो मार्ले है भारत सचिव कहलाता था, जो पहला नाम है उसको भारत सचिव कहेंगे, जो दूसरा नाम है उसको वायसराय कहेंगे। ये भी आपका कंसेप्ट आगे जाके क्लियर हो जाएगा। अभी केवल ये जानिए कि पहले वाले को भारत सचिव, दूसरे वाले को वायसराय कहेंगे। इनका मूल उद्देश्य क्या था, ये जो सुधार किए थे मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या था, 2 स्तरों पर फूट पैदा कर दिए। कहने को तो ये सुधार था मगर इनका उद्देश्य फूट पैदा करने वाला उद्देश्य था। तो कांग्रेस के मध्य नरम दल व गरम दल में इन्होंने बढ़ाया, लेकिन जो गरम दल नरम दल था उसको कभी एक नहीं होने देना, उसमें जो विभाजन की स्थिति है उसको और बरकरार रखना है। अभी देख रहे हैं 1909 की बात है, 1907 में तो कांग्रेस विभाजित ही हुए थे, तो इसकी और हवा देने के लिए इस तरह के काम किए थे। क्या किए, गरम दल वाले की खूब पिटाई कर दिए, इस तरह से दमन कर दिए। और हिंदू और मुस्लिम के मध्य जो है वैचारिक एकता जो था, उस एकता को भी तोड़ने का काम किया 1909 में। कैसे हिंदू और मुस्लिम के वैचारिक एकता को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, वो बंगाल विभाजन के बाद किस तरह से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जिससे काफ़ी हद तक हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है वैचारिक एकता की भावना में कमी आया। हिंदू और मुस्लिम के वैचारिक भावना में भी कमी आया और एकता में भी कमी आया, और वो दोनों के रास्ते धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं इसका बीज जो है अंग्रेज लोग ही बोए थे। आप एक बात बताइए, आप जिसे स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने का मुख्य पर्पस क्या होता है कि हम एक सर्विस लें, एक सर्विस में जाएं। अगर आप सर्विस करते हैं किसी सोसाइटी में तो आपका क्या होगा, ये एक सोसाइटी है। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपका सोसाइटी में जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगा, और आपका जो भी सामाजिक स्टेटस है वो भी आपका बढ़ जाएगा। जिससे अगर आपके पास अगर पैसा, आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाए तो आपका घर द्वार या फिर समाज में इज्जत प्रतिष्ठा, आप अपने ज़रूरत के सारे सामान को खरीद सकते हैं। आपको समाज में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी विकल्प खुल जाएगा। अब पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर अच्छा जो भी आप पढ़ाई से आगे बढ़ने से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित हो या फिर जीवन यापन से जो भी भौतिक वस्तु का आप उपयोग करते हैं समाज में रहने के लिए, एक न्यूनतम ज़रूरत है, उसकी पूर्ति आप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सोशल वैल्यू बढ़ेगा, आप आगे बढ़ने के लिए आपके आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, जो समाज में जो जो पहले से अमीर थे, धीरे धीरे आप इनकी तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। और ये तो अमीर थे ही, अब इनको लगेगा कि मैं गरीब हो रहा हूँ इनकी तुलना में। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन हुआ। देखिए उस समय हुआ क्या था, जब मुग़ल साम्राज्य का शासन हुआ करता था भारत पर, इस तरह से भारत पर मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था। तो मुग़ल साम्राज्य अपना अलग भाषा चलाते थे, उस भाषा का नाम था फारसी, और ये फारसी भाषा में ही अपना सारा काम लगभग किया करते थे। और जब ब्रिटिश लोग आएंगे इंडिया तो क्या करेंगे, ब्रिटिश लोग इंडिया आएंगे तो यहाँ पर बंगाल पर एकाधिकार करेंगे। जब इनका अपना प्रशासन बंगाल पर हो जाएगा तो ये फारसी भाषा को क्या करेंगे, फारसी भाषा को हटाकर जो इनका अपना भाषा है उनको यहाँ पर लागू करने का प्रयास करेंगे। और इनका अंग्रेजी भाषा था तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही लागू कर दिया और फारसी भाषा को हटा दिया। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, फारसी भाषा को इन्होंने हटा दिया और अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया। अंग्रेजी भाषा को इसलिए लागू कर दिया, भाई बंगाल पर इनका शासन है, बंगाल पर जब इनका शासन है तो ये अपना जिस तरह से सुविधा होगा उस तरह से चलाएंगे। तो इनका भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को इम्प्लीमेंट कर दिए, इस बात को ध्यान रखिए। और
क्या हुआ, जब इस तरह की स्थिति हुआ तो बंगाल में यहाँ पर जितने भी लगभग और सभी क्षेत्र थे, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ जो भी कृषि अब जो होने लगा अंग्रेज़ के एकाधिकार के बाद, चूँकि अंग्रेज़ चाहते थे कि ब्रिटिश लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। इसलिए ये लोग यहाँ पर जो पहले खाद्यान्न का फसल उपजाया जाता था, उस खाद्यान्न के फसल से ज़्यादा अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने वाणिज्यिक फसल को उपजाने के लिए काफ़ी आगे प्रोत्साहित किया। लेकिन दबाव देकर भी, ज़बरदस्ती भी इससे वाणिज्यिक फसल उपजाया जाता है। वाणिज्यिक फसल में क्या होता है और खाद्यान्न फसल में क्या अंतर है, इस बात को समझिए। पहले एक नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से, अगर वाणिज्यिक फसल की बात करें तो वाणिज्यिक फसल मतलब और खाद्यान्न फसल है और एक वाणिज्यिक फसल है। तो वाणिज्यिक फसल मतलब जैसे कपास को ले सकते हैं, या फिर चाय है। चाय को अगर चाय से जो खाने योग्य नहीं हो उसको वाणिज्यिक, जिसमें केवल मुनाफा हो सकता है। जैसे कपास से रुई बनता है, रुई को हम क्या करेंगे, वस्त्र में बनाकर बेचकर पैसा कमा सकते हैं। चाय को क्या करेंगे, बेचकर। चाय से पेट थोड़ी ना भरता है, चाय आप शौक से थोड़ा पीते हैं स्वाद के लिए, तो इससे पेट नहीं भरेगी। ये भी वाणिज्यिक फसल मान लीजिए इस तरह से है। और या फिर आप जूट हो गया, जूट जैसे जो बोरा होता है ना, बोरा जिसको भैंस के ओढ़ाते ठंडा में, उसी तरह के एक मोटा बोरा जिससे पैर पोंछते हैं, जिस पर आलू प्याज इस तरह से आता है, उसको जूट का बना होता है। पहले जूट का भी इस्तेमाल हुआ करता था। तो जूट का जो खेती करेंगे अगर खेत में, तो क्या होगा, उससे खाने का कुछ नहीं मिलेगा, मगर वो वाणिज्यिक रूप में काम आने वाला है। अगर हम बात कर लें और भी जूट वाणिज्यिक फसल में, जैसे नील की खेती हुआ था वहाँ पर नील की खेती। अब नील 3 कठिया व्यवस्था जो था बिहार का चंपारण वाले हिस्से में, उसको भी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। नील की खेती किया जाता था। इसमें होता क्या था, वाणिज्यिक कृषि तो जरूर होता था यहाँ पर, परंतु वाणिज्यिक कृषि करने के बाद अंग्रेज लोग किसानों को काफ़ी कम दाम देकर यहाँ से माल खरीद लेते थे, कच्चा माल, और ये माल को जाकर अपना ब्रिटेन में ले जाते थे और इसका मैन्युफैक्चरिंग करके काफ़ी उसका प्रोडक्ट बना करके फिर पुनः यहाँ पर इंडिया में लाकर बेचते थे, सेल कर देते थे। तो इससे क्या होता था, ये कि यहाँ का जो उद्योग है, व्यापार है और खाद्यान्न से जुड़ी समस्या, ये खाद्यान्न समस्या बढ़ गया, व्यापारिक गतिविधि कम हो गया। क्योंकि यहाँ का सारा कच्चा माल ले जाइएगा तो यहाँ उद्योग धंधा नहीं चलेगा, बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो किसान यहाँ उपजा रहा है कृषि से, आप उसको वाणिज्यिक फसल ही उपजा रहा है तो उसको उतना मूल्य नहीं दे रहे हैं। सारा मुनाफा अंग्रेज अपने रख लेता था, कम दाम में खरीदा, यहाँ पर ले आया इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर यहाँ पर बेचता था। तो जो भी इनका अर्थव्यवस्था का चौपट इसीलिए किया। एक होता है यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल गए, यह देखिए, वाणिज्यिक फसल एक खाद्यान्न फसल होता है। खाद्यान्न फसल का मतलब हुआ खाने पीने वाला, जैसे चावल हो गया जिसको हम खा पी सकते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह के जो हम जौ कर लीजिए या मक्का कह लीजिए, जो भी हम खाने योग्य फसल है उसको खाद्यान्न फसल में रख लेंगे। जैसे कि अगर ये एरिया है, इस एरिया में अगर हम इस एरिया में कपास या फिर नील जो भी वाणिज्यिक फसल इस एरिया में रोप देते हैं, बाकी के एरिया में अगर हम फसल रोपते हैं तो यहाँ पर बंगाल में, मान लीजिए बंगाल का छोटा सा एरिया है, इसमें सारे यहाँ के लोगों की ज़रूरत पूर्ति हो जाती है। वाणिज्यिक फसल से भी इनका ज़रूरत पूरा हो जाता है और खाद्यान्न फसल से भी ज़रूरत पूरा हो जाता है। अब अगर हम अंग्रेज़ लोग अधिकार कर लिए तो अब ये लोग क्या करवाते थे, ये पूरे एरिया में लगभग आधा एरिया में मान लीजिए कि पूरे खेती करवा दिए वाणिज्यिक फसल, आधा में लगवा दिए खाद्यान्न फसल। तो खाद्यान्न फसल की ज़रूरत ज़्यादा था, वाणिज्यिक फसल का कम था, मगर ये वाणिज्यिक फसल अधिक से अधिक उपजाकर अपना व्यापार को वृद्धि करने के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपजाते थे और ब्रिटेन में ले जाके इसका उत्पाद बनाकर पुनः इसको महंगे दाम पर बेचते थे। तो खाद्यान्न की यहाँ पर कमी हो जाएगा। जो खाद्यान्न इतने बड़े एरिया में उपजता था, इतने बड़े एरिया में उसका एरिया देख रहे हैं कम हो रहा है। और वाणिज्यिक फसल को क्यों ज़्यादा उपजाया जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश को मुनाफा हुआ करता था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह से इन्होंने अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था था, इनको चौपट कर दिया। कृषि को चौपट कर दिया, खाद्यान्न की कमी होने लगे, वाणिज्यिक फसल में मूल्य कम मिलता था। जब कच्चा माल जो भी होता था उसको लेकर अपने देश चला जाता था, तो उद्योग धंधा भी यहाँ पर कम हो गया। व्यापारिक गतिविधि, व्यापार कहाँ से होगा? कम दाम में मिलता था, लेता था, सारा मुनाफा ये लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर लाके बेचते थे, तो व्यापार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगा। तो इन तीनों व्यवस्था को चौपट कर दिया और पूरा भारत का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगा। तो हुआ क्या कि अंग्रेज़ लोग जो बंगाल में अपना अधिकार किए थे, तो यहाँ पर इनका भाषा अंग्रेजी था, और जबकि स्थानीय भाषा तो यहाँ का जो पहले से बोला जा रहा था वो भाषा था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ लोग भर्ती के लिए, माने कि मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर भर्ती करेंगे, ट्रांसलेटर की इनकी ज़रूरत पड़ेगा। ट्रांसलेटर हो या फिर क्लर्क हो या फिर कुछ सैनिक भर्ती ऐसा होता था जो अधिकारी लेवल में थोड़ा सा नीचे ही रहता था, मगर उसको अंग्रेजी आए तभी तो वो सीनियर अधिकारी जो भी है उसको कमांड करने वाले जो मेन अधिकारी होगा ब्रिटिश, उसको भाषा का ट्रांसलेट करके समझा सके। इस तरह से कभी सैनिक हो या फिर ट्रांसलेटर हो या क्लर्क हो, इस तरह के भर्ती करता था। तो भर्ती में क्या होता था कि ज़्यादातर हिंदू लोग सर्विस ले लेते थे और मुस्लिम लोग इसमें पीछे रह गए। मुस्लिम लोग पीछे क्यों रह गए? ये मुस्लिम लोग परंपरागत शिक्षा तक ही सीमित रहे और विदेशी भाषा को, जैसे इंग्लिश जैसे भाषा को उन्होंने कम प्राथमिकता दी और फारसी भाषा को ही उन्होंने प्राथमिकता दी, और जबकि फारसी भाषा में कोई काम नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बंगाल वाले एरिया में मुस्लिम का सोशल स्टेटस धीरे धीरे कम होता गया। सोशल स्टेटस मतलब ये हुआ कि इनका आर्थिक रूप से ये कमज़ोर होते चले गए, और जो लोग सर्विस करेंगे, जिनको मंथली पैसा आएगा, जो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उसको, जैसे ब्रिटिश सरकार के यहाँ काम करेंगे तो इनको पैसा आने वाला है, ये मंथली पैसा कमाएंगे, धीरे धीरे इनका स्थिति क्या होने वाला है, बढ़ेगा। हिंदू लोग अंग्रेजी को सीखे और इसमें सर्विस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जबकि वही मुस्लिम लोग जो थे इस अपने परंपरागत शिक्षा के वजह से उसी में तक सीमित रह गए और इनका शिक्षा का स्तर कम था, विदेशी भाषा में कम था। विदेशी भाषा को ये लोग उतना अहमियत नहीं दिए, इसी कारण ये उतना रोज़गार नहीं मिल पाया। और यहाँ के तो आप देख ही रहे, कृषि में जो मुनाफा होने वाला था उसमें भू राजस्व में काफ़ी वसूली हो जाता था, और उद्योग भी चौपट हो गया, व्यापार भी चौपट हो गया, कृषि भी चौपट हो गया। मुख्यतः तो यहाँ पर कृषि का ही इनकम का सोर्स मुख्यतः क्या हुआ करता था, कृषि। कृषि जब होगा तो वहाँ उद्योग होगा, व्यापार होगा, तो सारा पर तो अंग्रेज़ ने नियंत्रण कर रखा था। तो जब मुस्लिम लोग पीछे हो जाएंगे और हिंदू लोग आगे बढ़ने लगेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अब ये मुस्लिम लोग चाहेंगे कि हम लोग जो है, जब बंगाल का विभाजन इन्होंने अंग्रेज़ लोगों ने कर दिया, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा बहुसंख्यक मात्रा में थे, तो मुस्लिम लोग चाहेंगे कि हम अपने मुस्लिम समुदाय को विकास के लिए मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए क्या करें, एक संगठन बनाएं। और वही संगठन बनाएंगे, चूँकि मुस्लिम इधर ज़्यादा हैं तो इसी बांग्लादेश में ही एक संगठन बनाएंगे, जहाँ ढाका नाम है, ढाका जो बांग्लादेश का भी राजधानी है, ढाका में एक संगठन बनाएंगे जो कुलीन वर्ग, यहाँ के जो नवाब वगैरह मुस्लिम में जो नवाब हैं, जो कुलीन वर्ग हैं ना, वही लोग एक मुस्लिम लीग का स्थापना करेंगे। और इनका उद्देश्य होगा कि हम मुस्लिम को आगे बढ़ाएं, ये समाज में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, उसी को आगे बढ़ाएं। और अंग्रेज़ लोग चाहेंगे बंगाल विभाजन तो हमने कर दिया, और इसमें अगर आग लगाना है तो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था अगर लागू कर दें आरक्षण का नाम देकर, तो देखिए और ज़्यादा यहाँ पर जो क्रांतिकारी गढ़ हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों के लिए खतरा हुआ करता था। क्रांतिकारी गढ़ क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ आए तो पहले स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोले। जब इन्होंने बंगाली बाबू लोग यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित हुए तो अंग्रेज़ का उद्देश्य को समझ गए कि ये तो शोषण कर रहा है, इसका विरोध करना चालू कर दिए, क्रांतिकारी हो गए। तो उसी को दबाने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। अब बंगाल विभाजन में उसमें मुस्लिम लोग ने यहाँ पर ढाका में एक मुस्लिम
लीग का स्थापना करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि मुस्लिम के विकास में हम काम करें। तो अंग्रेज़ लोग भी चाहते थे कि मुस्लिम अगर यहाँ पर कोई संगठन बनाए तो उसमें हम सहयोग कर दें, और इस सहयोग के माध्यम से अगर हम इनको ये कह दें कि तुम्हें हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे कि ये तुम्हारा जो एरिया है इसमें किसी हिंदू को नहीं, केवल तुम्हारा एरिया है मुस्लिम का ही विकास करो। जैसे अगर वो कहते थे कि हिंदू कांग्रेस तो हिंदुओं का एक संगठन है, तुम्हें अपना एक संगठन बनाना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश के बात में आ जाते थे, और उनको भी लगता था कि हम मुस्लिम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं समाज में। तो इसी बात को ध्यान में रखकर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ये 1906 में 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। 1906 में, अगले ही साल 1906 में ये लोग अपना एक मुस्लिम लीग बना लेते हैं बंगाल में। ये मुस्लिम लीग बना लिए यहाँ पर ढाका में मुस्लिम लीग बनाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ये अंग्रेज़ लोग इनको कह दिए कि हाँ, आप एक संगठन बना लीजिए, हम आपको एक आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे, और जब आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी तो आपके इस एरिया में आप ही लोग का चुनाव होगा, केवल आप ही लोग खड़ा होंगे, आप ही लोग के जैसे मुस्लिम ही खड़ा होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। तो इस तरह से आप प्रशासनिक रूप में जब आप आएंगे तब अपना समुदाय का विकास कर सकते हैं। तो ये लोग तो संगठन बना लिए मुस्लिम लीग, और बार बार कभी पहुंच जाते थे कहाँ, अंग्रेज़ के दरवाज़ा पर, और खटखटाते थे और बोलते थे कि आपने तो आरक्षण की बात कही थी, आरक्षण दीजिए। यहाँ पर देखिए, और ये आरक्षण मुस्लिम लीग को 1909 में मिल गया। किस तहत मिला? मार्ले मिंटो सुधार के तहत। जबकि मार्ले मिंटो अंग्रेज का क्या कंसेप्ट था, अगर हम इस एरिया में आरक्षण के जगह पर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दें तो ये जो आरक्षण है, जो अमृत बनने वाला था, ये कहीं ना कहीं बीज का बीज हो जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर हमने लिखा है, इसको कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद पता चलेगा ये कितना खतरनाक कंसेप्ट है, जिसको अंग्रेज़ ने बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग वाले जगह पर लागू किया। देखिए, सेपरेट आरक्षण की व्यवस्था क्या होता है, जैसे कि ये एक एरिया है, इस एरिया में अगर हम ये आरक्षित एरिया है, जैसे आरक्षित एरिया है, आरक्षित एरिया में यहाँ पर मान लीजिए कि केवल दलित लोग ही खड़ा हो सकते हैं, तो मान लीजिए दिल्ली का कोई मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर यहाँ पर हमने लिखा भी है, इसीलिए मान लिया मुखर्जी नगर है, इसमें दलित लोग ही खड़ा हो सकते हैं। तो दलित लोग में 3 लोग खड़ा हो गए, तीनों दलित है, A, B और ये हो गया आपका C, ये तीनों लोग के हैं, दलित हैं। जब यहाँ चुनाव होता है, चुनाव होगा तो क्या होगा, जैसे चुनाव हुआ, वोट होगा, वोट डालने कौन कौन आएंगे, तो जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो जनरल से वो भी डालेंगे, जो OBC से हैं वो भी डालेंगे, जो SC से हैं वो भी डालेंगे, जो ST से हैं वो भी डालेंगे, जो मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं वो भी डालेंगे, जो अन्य हिंदू के जो भी जाते हैं वो भी डालेंगे। तो ये हिंदू हैं, चाहे जो भी सारे बौद्ध हैं, जैन हैं, सारे यहाँ पर इसको वोट डालेंगे। और तो यहाँ पर दलित ही खड़ा हो सकता है। तो यहाँ A, B 3 कैंडिडेट है। मान लीजिए इन सारे लोगों ने मिलकर एक को जिता दिया, मान लीजिए कि A को ही जिता दिया, यहाँ पर A जीत गया। तो अब बताइए, इस आरक्षित क्षेत्र में अगर जब ये मान लीजिए कि अब लीडर बन गया है A, अगर जनरल कैटेगरी के आदमी यहाँ इसके पास आए, A के पास आएँ और कहें कि भाई हमारा एक काम फंसा हुआ है, उसे आप करा दें। इस एरिया में चूँकि जनरल कैटेगरी का रहता है, इसने अपने लीडर को चुना है, तो इसके पास आएंगे और कहेंगे कि हमारा एक काम फंसा हुआ है, इसको आप करवा दीजिए। तो क्या बताइए आप सोचकर, ये जनरल कैटेगरी के आदमी का ये एक काम करेगा या नहीं करेगा? चलिए देखिए,
अब कुछ आदमी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये काम नहीं करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये काम करेगा। क्यों करेगा? अगर ये काम मान लीजिए कि नहीं करता है तो अगली बार क्या होगा, ये सारे लोग वैसे आदमी को जिताएंगे जो सारे आदमियों का काम करेगा। मान लीजिए किसी बी को ही जिता दे या फिर सी को ही जिता दे, इस बार ए को, अगली बार ए को नहीं जिताएगा। तो इसीलिए अगर कोई ए को लगेगा कि हम ही क्यों ना जीते रहें हर बार, तो इस बी को क्यों चांस मिले, तो इसलिए ये इनके पास जो भी आएंगे सारा का काम करेंगे। क्योंकि सारे के पास वोट का राइट है, इसलिए सारे का काम ये करेंगे। तो ये तो है जनरल कंसेप्ट आरक्षण का, ये कंसेप्ट है। मगर इसी आरक्षण के कंसेप्ट में अंग्रेज लोगों ने कुछ छेड़छाड़ कर दी। उस छेड़छाड़ करने से इतना खतरनाक ये बन गया, किसी भी एरिया में आग लगाने के लिए काफ़ी होगा। वो कैसे होगा आप देखिए यहाँ पर। अब सेकेंड स्थिति क्या करते हैं, अब सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करते हैं। देखिए यहाँ पर वही एरिया है, मुखर्जी नगर है। अब मुखर्जी नगर में क्या करेंगे, इसमें आरक्षित है, आरक्षण की जगह पृथक निर्वाचन लगाएंगे। इसमें भी कहेंगे कि भाई दलित आदमी ही खड़ा हो सकता है, ये दलित आदमी ही खड़ा रहेगा। तो इसमें भी ए खड़ा हो गया, बी खड़ा हो गया, ये सी खड़ा हो गया। तीनों जो है तीनों दलित है। और इसमें कंडीशन क्या लगा दिए, जैसे दलित आदमी खड़ा होगा और दलित आदमी ही वोट करेगा। अगर ये कंडीशन लगा दिए कि दलित आदमी ही वोट करेगा, मान लीजिए कि इस एरिया में इतने बड़े एरिया में दलित लोग रहते हैं, अब बाकी एरिया में बाकी अन्य कास्ट के, अन्य कैटेगरी के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो जनरल लोग रहते थे, जनरल लोग, या फिर ओबीसी हो गया, यहाँ पर तो एससी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, अन्य जो भी दलित वर्ग के हैं अन्य भी यहाँ पर हैं। और ये जो सवर्ण है या फिर ओबीसी या फिर जो भी है, मुस्लिम में भी कुछ सवर्ण हैं। तो अगर यहाँ पर अब जो जनरल, यहाँ पर जनरल का उदाहरण ले रहे हैं, अगर जनरल कैटेगरी के आदमी ए के पास मान ली कि सारे यहाँ पर एससी एसटी दलित लोगों ने ए को जिता दिया, फिर से ए जीत गया। अब जब जनरल कैटेगरी के आदमी इसके पास जाएगा कि हमारा काम करवा दो भाई, ये काम फंसा है, तो बताइए काम करेगा या नहीं करेगा? थोड़ा सोचिए और उसके बाद बताइए। खैर मैं बता देता हूँ, ये काम अब नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, इस बात को भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करने वाला है? क्योंकि ये बोलेगा ये जो दलित का एरिया है, ये दलित का जो एरिया है, इस एरिया के जो इसी के पास अगर वोट देने का राइट है, तो ये कहेगा कि भाई हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे जब तुमसे हमें वोट का कोई वोट मिलता ही नहीं है। हमें मिलना है दलित के लिए, जो भी हमारा फंड आएगा हम इसके लिए, इसके ऊपर अगर खर्चा करें, दलितों के ऊपर खर्चा करें, तो ये हमें ज़रूर अगले बार हमें भी वोट देंगे और हमें जिताएंगे। अगर यही पैसा हम तुम्हारे ऊपर खर्चा कर दें तो तुमको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हारे लिए हम क्यों खर्चा करें? तो यहाँ पर जो है ये दलित के लिए सड़क बनवाएंगे, बिजली का जो भी बल्ब लगवाएंगे, उसके बाद बहुत सा नल की व्यवस्था कर देंगे, सड़क की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, लगभग सारी सुविधा, मूलभूत सुविधा यहाँ पर अगर पूर्ति कर रहा है। यहाँ पर ना तो नल है, ना तो अच्छा बिजली का व्यवस्था, ना सड़क बढ़िया है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी लोग हैं, ये लोग यहाँ पर जो भी यहाँ के नेता हैं, इनसे नफरत करने लगेंगे। और इस एरिया में यहाँ पर जो भी निवासी एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। जब इस तरह की भावना होगा तो आपस में ही ये लोग झगड़ा करने लगेंगे, ये बात जानिएगा। तो क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने लागू कर दिया, तो देखिए यहाँ झगड़ा चालू हो गया। और इस जनरल जो आदमी था, इसका काम नहीं हो रहा है, इसका काम रुक गया। और ये केवल SC ST के बारे में ही सोचने लगा, क्योंकि इनको तो इसी से जीतना है, इन्हीं के बारे में काम करेंगे। तो सीमित एरिया में काम डेवलपमेंट कीजिएगा, बाकी एरिया को छोड़ दीजिएगा, तो बाकी एरिया वाले आदमी में असंतोष होगा। और ये असंतोष
कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा होने का कारण में तब्दील हो जाएगा। तो यही चाल अंग्रेज लोग ने अपनाया। तो ये देखिए, इसी चीज़ को इन्होंने क्या किया, बंगाल वाले एरिया में यहाँ पर मुस्लिम लीग को कहा कि हाँ आप ले लीजिए, आप एक संगठन बना लीजिए, मुस्लिम को डेवलपमेंट करना है। तो मुस्लिम लीग ने भी सोचा कि हाँ भाई, हमें मुस्लिम को डेवलपमेंट करना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को एक संगठन बना लिए, और ये काफ़ी मांग कर रहे थे 1906 से संगठन बनाने के बाद। तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत 1909 में ये कानून के तहत 1909 में ये मिल गया कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं हम। और ये अंग्रेज लोग इसको दे रहे हैं, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर जब लागू होएगा तो आपने कंसेप्ट समझा। देखिए कंसेप्ट समझा, यहाँ पर अब क्या होने वाला है, आग लगने वाला है। आग लगने का मतलब यहाँ पर लकड़ी वाला आग नहीं, आपसी झगड़ा वाला आग लगेगा, विवाद होगा, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। जो अंग्रेज का सरदर्द हुआ करता था बंगाल, वो अब सरदर्द आपसी झगड़ों में ही सीमित कर रह जाएगा, अंग्रेज का काम निकल गया। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यही है सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर हमने लिख दिया संक्षेप में, आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगा। आरक्षित क्षेत्र है, मान लीजिए ये मुखर्जी नगर है, यहाँ पर दलित है, यहाँ पर निर्वाचित क्षेत्र से दलित ही खड़ा हो सकता है। तो 3 कैटेगरी है, ए है, बी है, सी है। तो ए जीतता है तो सारे लोग अगर वोट दे के जिताते हैं, जनरल कैटेगरी के आदमी जाएंगे तब भी काम करेगा, या भी कोई भी कैटेगरी के अगर आदमी जाएंगे तो सारा का काम इन्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जो सारा का काम करेगा उसी को जीता दिया जाएगा। ये तो जनरल कंसेप्ट हो गया। इसी जनरल कंसेप्ट में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को लागू कर दीजिएगा तो अब क्या होगा, दलित व्यक्ति ही खड़ा होगा, दलित व्यक्ति ही वोट करेगा। तो फिर वही वाली बात हो गया, यहाँ पर इस एरिया को छोड़ दीजिएगा, ये पिछड़ा हो जाएगा, ये डेवलपमेंट हो जाएगा, तो आपसी मतभेद की भावना बढ़ने लगेगा। भेदभाव कीजिएगा तो कहाँ, भेदभाव होने पर क्या होता है, झगड़ा बढ़ने लगता है। तो वही झगड़ा होने वाला है। जब झगड़ा हो गया बस, अंग्रेज को तो यही चाहिए, तुम सब आपस में झगड़ते रहो, हम शासन करते रहेंगे। अब इसी से रिलेट करके देखिए एक और प्रसंग आता है ये सेपरेट इलेक्टोरेट का 1932 में, उसको भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, उसी को यहाँ पर देख लीजिए। इस बीच क्या हुआ, 1932 में 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घटना है 1932 की। इसमें क्या क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या सोचा कि क्यों ना दलित व्यक्तियों के भी भार, हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग हैं उसमें जो कुछ दलित तबका के लोग हैं उनको भी आरक्षण की व्यवस्था कर देते हैं, उसको भी क्या कर देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। और ये सेपरेट पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। और उसमें दलित का जो लीडर हुआ करते थे अंबेडकर जी हुआ करते थे। तो अंबेडकर जी लीडर हुआ करते थे दलित के। जब इस तरह के बात को जब गांधी जी को पता चला कि ये दलित के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन मंडल दे रहे हैं, तो इस बात को जब जाने गांधी जी काफ़ी इस पर नाराज़गी व्यक्त की और काफ़ी बहुत नाराज़ हुए इस बात को लेकर गांधी जी। और पहली बार गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए। ये देखिए काफ़ी नाराज़ हुए और यहाँ पर लिखा है आमरण अनशन पर चले गए, उसके नीचे लिखा है पुनः पैक्ट समझौता। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए पहली बार। क्यों जा रहे हैं, इनका कहना था गांधी जी का, बोले अंग्रेजों देखो, अगर तुमने पहले तो ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया, और ये कहीं सिख बना लेते हो, सिख के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो तुम एक दूसरे को अलग कर ही रहे हो, एक दूसरे के बीच जो दरार है उसको बढ़ा ही रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो, दलित को भी, हिंदू में भी दलित को बांटकर अलग करना चाहते हो।
ब्रिटिश का मेन कंसेप्ट ही यही था कि पहले धर्म के नाम पर बांट दो, फिर जाति के नाम पर बांट दो, फिर क्षेत्र के नाम पर बांट दो। इसे इतने टुकड़े में बांट दो कि ये कभी एक हो ही नहीं पाए। जब एक नहीं होंगे तो एक बड़ा शक्ति भी नहीं बनेगा। अगर बड़ा शक्ति नहीं बनेगा तो ब्रिटिश विरोधी नहीं होगा। अगर छोटा मोटा कहीं शक्ति हमारा विरोध करने आएगा तो हम उसे दबा देंगे, क्योंकि तो छोटा स्तर पर ही। जब बड़ा स्तर पर विरोध हो जाएगा तो इतने बड़े विद्रोह को दबाने में उन्हें काफ़ी खर्चा और काफ़ी सैनिक की जरूरत पड़ेगा। तो इसको दबाना असंभव होगा, मगर छोटा विद्रोह को दबाना संभव था। तो इसी को आधार बनाकर इन्होंने जाति के नाम पर, पहले धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर, फिर इस क्षेत्र के नाम पर, इसी तरह से बांटने का प्रयास ये लोग करना चाहते थे। इस कंसेप्ट को गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए ये आमरण अनशन पर चले गए गांधी जी। तो उस समय हुआ क्या, अंबेडकर जी जो उस समय आदरणीय कुछ नेतागण थे, जैसे मालवीय जी थे, ये सारे नेतागण अंबेडकर जी से मिलने गए और कहे कि अंबेडकर जी, अगर आप ये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लेते हैं दलित के परिप्रेक्ष्य में, तो ये तो हिंदू समाज में भी कुछ एक अलग भाग निकल जाएगा, ये तो बट जाएगा। हमारा इंडिया जो एक संपूर्ण इंडिया की कल्पना के तहत हम जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होगा भविष्य में जाकर। तो अंबेडकर जी काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, इस बात पर अमल किए और सोचे और इसका एक समाधान निकाले कि देखिए, आप जो हिंदू में जो भी क्षेत्र है उसमें कुछ एरिया हमारे दलित व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दीजिए। आरक्षित अगर कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, आरक्षण का व्यवस्था सही है, मगर आरक्षण में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिएगा तब वो गलत हो जाए। जब आरक्षण में दीजिएगा तो कोई एक आदमी दलित है तो दलित ही खड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर सारे के पास वोट राइट दे दीजिएगा तो वो वोट राइट कहीं ना कहीं जो भी नेता बनेगा दलित में भी उसको प्रभाव डालेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो दूसरे दलित को चुन लेगा। तो सारे लोग कंपटीशन में खुद को बेहतर करने के लिए सारे लोग को काम करेंगे। तो ये है कंसेप्ट। तो ये अंबेडकर जी क्या किए, आरक्षण की व्यवस्था में क्या किया कि हमारा जो आरक्षण में सीट है वो हमारा आरक्षण में सीट बढ़ा दीजिए। इस तरह से आरक्षण पर समझौता हो गया और गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट में यही गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसी को देखिए, ये जो निर्वाचन मंडल दिया जा रहा था दलित लोगों को, तो इसी को मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक विभाजन का प्रयास किया गया था, इसीलिए कम्युनल अवार्ड कहते हैं इसी को, या फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसे कहते हैं। तो ये बात भी जानते रहिए। ये घटना कब की है, तो 1932 की है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू को एक बांटने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तो पहले से मुस्लिम सिख इस तरह से बांट ही दिया, अब इसमें भी हिंदू को अलग करके एक नया पार्ट बनाना चाहता था ब्रिटिश। तो इस बात को गांधी जी समझे और इसको इस तरह के घटना को अंजाम देने से गांधी जी ने रोका था। इस तरह से संघर्ष किए थे और अंबेडकर की सूझबूझ ने और गांधी जी के ये संघर्ष ने इस आने वाले समस्या पर एक लगाम कसा। इस बात को भी जानते रहिएगा। क्या योगदान है हमारे स्वतंत्रता सेनानी का, ये भी आप देखिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये तो हो गया, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अगर बंगाल का विभाजन हो रहा है, यहाँ पर ढाका में मुस्लिम लीग का एक संगठन बन रहा है मुस्लिम को विकास करने के लिए, मगर अंग्रेज इसको सहयोग करेंगे कि हाँ बना लो एक संगठन, उसमें तुमको सहयोग होगा मुस्लिम को आगे बढ़ाने के लिए। ये सेपरेट इलेक्टोरेट के तरह इसको एक व्यवस्था दे देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसी मतभेद शुरू हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम में, और यही कटुता आगे जाके एक नया देश का निर्माण करने में पाकिस्तान बना देगा। ये बीज बो दिया था अंग्रेज 1905 में ही, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये है अंग्रेज का राजनीति। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ढाका में एक मुस्लिम लीग बन गया, यहाँ पर पृथक निर्वाचन लागू हो गया, आपसी मतभेद भी बढ़ गया। तो ये 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, जबकि 1906 में ही एक मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ
1905 के बाद। तो आपको अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, तो आप ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से गिनती मत गिनिएगा। आप समझिए बंगाल का विभाजन के जस्ट 1 साल बाद हुआ। और उसके बाद ये लोग ये जो आरक्षण की व्यवस्था, अपना तो संगठन बना लिए, मगर आरक्षण की व्यवस्था के लिए मांग करते रहे अंग्रेज से। और ये मांग कब स्वीकार कर लिया गया? 1909 में स्वीकार कर लिया गया, 3 साल बाद। यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए। इससे हिंदू और मुस्लिम में कटुता और दूरियां बढ़ने लगी। तो ये तो था कंसेप्ट जो यहाँ पर हम देख रहे थे। अब आप समझ पाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये मुस्लिम लीग का स्थापना क्यों किया गया था? अब आप समझ पा रहे होंगे। ढाका में ही क्यों हो गया? ढाका में मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, इसलिए ढाका में ही हुआ। तो आपको आपसे पूछेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। उसका सारा कंसेप्ट आप समझ पाएंगे तो याद रखने में आपको सहूलियत होगा। ये देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रहा है, स्थान कौन सा है? ढाका में है। उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग का स्थापना करने का? तो मुस्लिम समुदाय को विकास करना था। इसका नेता जो थे नवाब, उस समय जो उच्च वर्ग के जो भी नवाब लोग हुआ करते थे, कुलीन लोग हुआ करते थे, वे लोग ही इस तरह के स्थापना किए थे। तो वही नवाब का नाम यहाँ पर लिखा है हमने, सलीमुल्लाह खान। अगर सलीमुल्लाह खान नहीं रहेगा तब आपको आगा खां तृतीय का नाम टिक मारना है, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, पहला क्रम दूसरा क्रम, अगर दोनों आ गया तो पहला क्रम को टिक करेंगे। अगर दोनों में से दोनों पहला नहीं है दूसरा है तो दूसरा को टिक करेंगे। इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब देखिए 1906 में तो ये स्थापना हुआ। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था इसको मिल गई बंगाल में। और मार्ले मिंटो सुधार क्या था? मार्ले मिंटो सुधार क्या था? अंग्रेज़ों के लिए सुधार था, क्योंकि उनके स्थिति में सुधार आने वाला है। अगर आपस में लड़ोगे यहाँ पर तो ब्रिटिश का क्या होगा? जो क्रांतिकारी हुआ करते थे ब्रिटिश विरोधी, आपस में लड़कर ही अपना सारा एनर्जी इधर ही लगा दोगे, दिमाग लगा दोगे, और ब्रिटिश विरोधी जो तत्व है उससे हमारा फायदा होने वाला है। ये है। तो यहाँ पर देखिए, मूल उद्देश्य क्या था मार्ले मिंटो का? 2 स्तरों पर फूट पैदा करना, हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू वर्सेज मुस्लिम कर लीजिए, हिंदू को और मुस्लिम को 2 स्तरों पर फूट पैदा करना। तो एक तो था कांग्रेस के मध्य नरम और गरम दल के बीच जो एकता कहीं नहीं हो। देखिए 1907 में ये विभाजित हुआ कांग्रेस 2 भागों में। इस विभाजन में क्या किया? गरम दल को काफ़ी इन्होंने दमन किया जमकर। तो गरम दल का दमन कर रहे हैं और इनको नरम दल से अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम में क्या है? हिंदू और मुस्लिम के मध्य ये कटुता की भावना, कौन सा मेथड इसको कटुता की भावना को बढ़ा रहा है? ये सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सेपरेट इलेक्टोरेट जब लागू कर दिए तो एक दूसरे के बीच कटुता का भावना बढ़ेगा ना। यहाँ पर देखिए, अगर ढाका में सेपरेट इलेक्टोरेट इस वाले एरिया में लगा देंगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ेगा। और यहाँ पर हमने आपको बताया ये पूर्वी बंगाल हो जाएगा, ये पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। पूर्वी बंगाल का क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये पूरब, चूँकि ये इन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो इन्होंने इस तरह से बांट दिया, तो बोल दिया ये देखो पूरब में है तो ये पूर्वी बंगाल हो गया, ये पश्चिम में तो पश्चिमी बंगाल। चूँकि इसका इतना ही एरिया कवर था ना, इसीलिए इसका नाम रख दिया इस तरह बांट करके। और जब एक बार नाम रखा जाता है काफ़ी दिनों तक अगर नाम पुकारते हैं तो ऐसे ही नाम हो जाता है। तो भारत में जो भी पश्चिम में, अगर पश्चिम बंगाल है जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, है तो वो पूरब में, इस तरह पूरब में, मगर इसको पहले से जो नाम रखा गया है इसीलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लास्ट हमारा है, देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी पहले मिले हुए थे। जब स्थापना हुआ था 1885 में बम्बई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और ये नरमपंथी और गरमपंथी आपस में कब विभाजित हो गए? तो सूरत वाले अधिवेशन हुआ था। कहाँ? सूरत में अधिवेशन हुआ था, 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है।
और फिर क्या हुआ, ये नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग भी आपस में मिलकर एक संगठित हो जाते हैं। कब संगठित हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए 1916 में ये संगठित हो जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इस तरह के पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट। तो देखिए ये एक हुए कैसे। अभी हमने बताया कि 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल, और गरम दल का जमकर जब इन्होंने अंग्रेज़ों ने दमन करना शुरू किया, काफ़ी दमन किए, तो इसमें एक दमन गरमपंथी में एक बाल गंगाधर तिलक भी थे, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक काफ़ी गरम मिजाज के थे, काफ़ी उस समय गरमपंथी हुआ करते थे। जब ये जेल से निकले तो इनकी सारी गर्मी ठंडा हो गया और ये काफ़ी शांत दिमाग से सोचे, अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, नरम दल गरम दल में विभाजित हो जाएंगे, तो इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हम बाहर कर सकते हैं। हम आपस में, हमारा उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना था, हम तो यहाँ आपस में ही लड़ने लग गए। तो इसलिए जो कांग्रेस विभाजित हो गया था, इस कांग्रेस को एक करने में अब बाल गंगाधर तिलक लग गए और इस एकता की भूमिका निभाने में सारे गरमपंथियों को और समझाएं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें एक होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट भी 1916 में क्या कर रही है, होम रूल लीग की स्थापना करके भारत में स्वशासन की मांग कर रही है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से गरम दल, गरमपंथी और नरमपंथी आपस में एक हो गए और इधर जिन्ना के सहायता से मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गई। तो ये बात भी आप जानते रहिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था 1916 का लखनऊ पैक्ट। इसमें जितने भी बिखर गए थे सारे लोग एक हो गए। अब इसमें लखनऊ अधिवेशन में कुछ मुख्य बात क्या क्या घटित हुई उसको देख लेते हैं, आपको समझ लीजिए। यहाँ देखिए ये लखनऊ अधिवेशन कब हो रहा है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर पहले देख लेते हैं। देखिए जब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और जिन्ना सब जो भी यहाँ पर मिलकर एक संगठित किए, बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी अहम योगदान किया संगठन बनाने में। जो नरम दल और गरम दल का बिखराव था उसको एक करने में एनी बेसेंट भी सहयोग की, और उसमें और सभी जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी मदद किया। जब ये संगठित हो गए तो बाल गंगाधर तिलक जो काफ़ी गरम दल हुआ करते थे, जो कभी फिर से आके नरम, उनका गर्मी निकल गया और सारे ठंडे दिमाग से इन्होंने सोचकर जो एकता की भावना इसके मन में आया, जब ये संगठित हो गए तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया और ये कॉन्फिडेंस में उत्तेजित होकर अंग्रेज को ललकारने लगे। फिर से अंग्रेज को क्या ललकारने लगे, इन्होंने अंग्रेजों से कहा स्वराज हमारा। ये तो स्वराज होम रूल लीग पहले से चला रहे थे, 1916 में ही शुरू कर रहे थे, और उसमें ये बोल दिए, जब ये संगठित कर लिए तो कहे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इस तरह से अंग्रेज़ों को ललकारने लगे। ये कॉन्फिडेंस में आ गए, ये पूरा अपना जो उत्तेजित हो गए और बोलने लगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, इस बात को भी समझते रहिएगा। वैसे तो आप स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस स्लोगन को आप जो नारा दिए गए थे, इस बात को तो आप जानते ही होंगे, परंतु किस परिप्रेक्ष्य में दिए थे इस बात को भी आप जानिए। कब दिए थे? 1916 में दिए थे, लखनऊ अधिवेशन में। देखिए वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। मुख्य बातें क्या है? नरमपंथी और गरमपंथी एनी बेसेंट व तिलक के भूमिका इसको मिलाने में काफ़ी अहम भूमिका रहा।
नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। यहाँ पर हमने अभी देखा कुछ देर पहले। यहाँ पर देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल गए। इसमें कांग्रेस को मिलाने में तिलक जी और मुस्लिम लीग को मिलाने में जिन्ना का भूमिका था। और पहले ही तीसरा को रहने देते, अंतिम में देखेंगे। यहाँ पर देखिए अभी 5वां नंबर हमने बोल रहा था, तिलक का नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बीपीएससी में तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आया भी है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका स्लोगन है या फिर किसका नारा है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए 6 नंबर क्या है, 1916 से लेकर 1922 तक कांग्रेस लीग के बीच मतैक थे, मैंने कि मैत्रीपूर्ण संबंध थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो यहाँ पर मिले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो आपस में मिले, इसके काफ़ी बेहतर संबंध थे 1922 तक। उसके बाद ये संबंध में उतना बढ़िया संबंध रहा नहीं, फिर ये अपना अलग रास्ता पर चलने लगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो नेशनल मूवमेंट था वो तो चल ही रहा था, ये इनसे अलग हो गए कांग्रेस से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब देखिए तीसरा पॉइंट है, पहली बार कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग, जिससे कि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रखा कि हमारा जो ये बंगाल में जो भी हमारा यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल है, इसको आप मानिए कि ये सही है, आप इसको मान्यता देते हैं। तो अब कांग्रेस ने क्या किया, इस चीज़ को मान्यता दे दिया। हाँ, आपको जो ये कांग्रेस ब्रिटिश की तरफ से जो मिला है पृथक निर्वाचन मंडल के तहत, जो भी आपका यहाँ पर मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट देगा, ये जो पॉलिसी आपका सही है। ये पॉलिसी तो इनके लिए गलत ही था, पूरे नागरिक के लिए तो गलत है, परंतु इस बात को इन्होंने सही मान लिया। तो इस बात का विरोध काफ़ी उस समय जो हुआ, काफ़ी विरोध हुआ। और उसमें से मालवीय जी, यहाँ पर हमने लिखा मालवीय जी द्वारा काफ़ी विरोध किया गया है, मालवीय जी द्वारा, और सभी लोग अन्य लोग भी विरोध किए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की शुरुआती कुछ गलतियों के वजह से भी हमारे बीच जो संबंध थे, कहीं ना कहीं उसमें खटास ज़्यादा आया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चौथा पॉइंट, अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए राजकुमार शुक्ल जी जो थे, राजकुमार शुक्ल जी का मुलाकात होता है किनसे? गांधी जी से मुलाकात होता है। और गांधी जी को क्या कहते हैं? राजकुमार शुक्ल कहते हैं गांधी जी से, गांधी जी आइए, पधारो हमारे देश बिहार आइए, और बिहार में जो किसान है उसकी समस्याओं का आप समाधान निकालिए, समाधान कीजिए। चूँकि ये राजकुमार शुक्ल जी बिहार से जुड़े हुए थे और किसान आंदोलन से भी जुड़े थे, उस समय नील की खेती से जो किसान काफ़ी प्रभावित थे, परेशान थे अंग्रेज़ों से और नील के व्यापारियों से, उस आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, किसान आंदोलन से। तो इसलिए गांधी जी के बारे में काफ़ी चर्चा सुने थे कि इन्होंने अफ्रीका में आंदोलन किया और वो काफ़ी सफल भी रहे। तो इस बात को लेकर ये गांधी जी को बिहार में बुलाना चाहते थे कि किसानों का जो मसला है उसको सुलझाया जा सके। तो ये जानते रहिएगा, गांधी जी के बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजकुमार शुक्ल जी का मुलाकात इसी अधिवेशन में होता है, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में होता है। राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में काफ़ी बार पूछा है कि किसने गांधी जी को आमंत्रित किया बिहार आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया। गांधी जी कहाँ पहला अपना आंदोलन सत्याग्रह करते हैं? तो बिहार में करते हैं, वो हम आगे बताएंगे चंपारण वाले। केवल यहाँ पर ये ध्यान रखिए, राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से पहली बार मुलाकात कहाँ करते हैं? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ये हो गया आज हमने जो भी पढ़ा उस पर आधारित यूपीएससी का जो क्वेश्चन, कुछ 1-2 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ताकि हमारा ये जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, इस बात का भी पता चले। देखिए ये है 2015 का यूपीएससी का क्वेश्चन।
यूपीएससी का क्वेश्चन है 2015 का, और इस क्वेश्चन को जो हमने अभी पढ़ा उसके तर्ज पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन है आपका स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें कौन सा सही होगा? कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस का विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप हुआ और नरम दल और गरम दल में उद्भव हो गया। तो किस कारण नरम दल और गरम दल हुआ, उसका कौन सा आंदोलन था जिसके प्रभाव के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप ये नरम दल और गरम दल बने? तो अभी हमने पढ़ा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद ही नरम दल और गरम दल का उद्भव हो गया, आपस में विभाजित हो गए। तो ये घटना हुआ 1907 में। 1907 में जब ये घटना हो रहा है तो इस घटना का कारण क्या बना? 1905 में ही बताइए, प्रथम स्वदेशी आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कर रहे हैं। तो इसको बात को तो आप देखे होंगे। तो एक वर्ड को लेकर ये प्रश्न पूछ लिया, इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी कि पहला। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करके देख लीजिए यूपीएससी में किस तरह का प्रश्न रहता है। और देखिए ये 2016 का प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो पहली बार ये जो है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आपका ऑप्शन है पहला बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, दूसरा है होम रूल आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन, चौथा है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इसमें आप बताइए कौन सा आंसर होगा? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ये आपका आंसर ए सही होगा। स्वदेशी पहली बार कब अपना रहे थे? स्वदेशी बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के संदर्भ में ही अपनाए रहे थे। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसी के संदर्भ में तो स्वदेशी और बहिष्कार अपना रहे थे पहली बार। तो ये देखिए स्वदेशी आंदोलन पहली बार जो टॉपिक हमने लिखा था, चर्चा किया था, इस पर कितना क्वेश्चन बन रहा है। पिछले साल भी 15 में पूछा, 16 में भी क्वेश्चन आ गया। तो ये आप देखिएगा, होम रूल नहीं होगा, असहयोग आंदोलन भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहली स्वदेशी पूछ रहा है। पहली स्वदेशी पहली बार 1905 वाला हो जाएगा घटना। तो ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है, ये 2014 में क्वेश्चन आया है, ये 2014 में है, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक, इसको देखिए। पहला, ये गदर क्या था? गदर क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और ये बी है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी है एक उदारवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। डी है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। इसको तो हमने डिटेल से बढ़िया से बताया। गदर आंदोलन का संबंध कहाँ से था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। आपको बेहतरीन ढंग से हमने 2-3 बार बताया। पश्चिमी हिस्सा में सैन फ्रांसिस्को में, ये मैक्सिको है, ये अमेरिका है, ये वाला एरिया है, अमेरिका से संबंधित है। और ये भी अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधि से था, आंदोलन था भारतीयों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो ये हो गया आज का, हमने जो पढ़ा उस पर कुछ आधारित प्रश्न देख लिए। ये संपूर्ण आधुनिक भारत का दूसरा खंड था। आपने यहाँ से देखना शुरू किया, बंगाल विभाजन के बाद हमने शुरू किया। तो आज हमने कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया उसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए, आज हमने 1905 से लेकर लगभग 1916 तक के घटनाओं को देखा। इससे आगे की क्लास में हम 1916 से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद की घटनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे।
तो उसमें हम बताएंगे क्या क्या घटना हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा है वीडियो, आपको कैसा लगा। अगर विषय से संबंधित कोई सवाल है तो वो आप पूछें कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।